चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं एक नया लेसन, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन में वही 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं जो कि न्यूटन ने दिए, लॉ 1 2 3, जिसको आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे इन लॉज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके इक्वेशंस बनाएंगे और बहुत सारे फिजिक्स प्रॉब्लम्स इसके बेस के ऊपर सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो करनी जरूरी बनती है वो है फोर्स के बारे में। देखिए, फोर्स किसी भी तरह के वर्क को करने के लिए जरूरी है। आपको कोई टेबल हटाना है, फोर्स जरूरी है। आपको कोई बॉल फेंकना है, फोर्स जरूरी है। आपको तैरना है, फोर्स जरूरी है। किसी बर्ड को उड़ना है, फोर्स जरूरी है, राइट। आपको इवन लिखना है तो भी फोर्स जरूरी है। आपको रब करना है तो भी फोर्स जरूरी है। बिना फोर्स के आप कोई वर्क नहीं कर सकते, राइट। इवन अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है या उसकी स्पीड कम करनी है तो भी फोर्स जरूरी है। ये बात याद रखिएगा। हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बिना फोर्स अप्लाई किए आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। सोचिए, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मोशन। एक और बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी पड़ा है तो उसे स्टेडी रखने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। आप कहोगे नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। किसी ऑब्जेक्ट को स्टेडी रखने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्मली चालू रखने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। आप कहोगे हां, मैं कहूंगा ना। दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन चालू रखने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। आप कहोगे लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप किसी प्लेन रोड के ऊपर साइकिल लेके निकले, आपने साइकिल में थोड़े से पेडल मारे और उसको एक स्पीड दे दी, फिर आपने पेडल मारना बंद कर दिया, तो क्या होगा? साइकिल ऐसे चलती रहेगी क्या? नहीं रहेगी। साइकिल धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हो कि उसको यूनिफॉर्म मोशन चालू रखने के लिए फोर्स देना पड़ेगा। फिर आप उसमें पेडल मारना शुरू करोगे तो वो यूनिफॉर्म मोशन चालू रख पाएगी। ये बात सही है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा होने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि ऑलरेडी साइकिल के ऊपर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। और इवन जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है वो भी लग रहा है। ये दोनों मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी लग रहे हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? साइकिल की यूनिफॉर्म मोशन चालू रखने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो साइकिल को नहीं मिल रहा। दरअसल वो जो ऑलरेडी अपोजिंग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स या एयर का रेजिस्टिव फोर्स, उसके अगेंस्ट वो फोर्स अप्लाई होता है। समझ रहे हो? अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो, तो आप बात मानिए कि आपकी साइकिल यूनिफॉर्म मोशन से बिना किसी पेडल के भी चलती रहेगी। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन, ऑब्वियसली हमारी डे टू डे लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। बट ये पॉइंट एक नोट डाउन करने लायक है। हम लिख लेते हैं इसको। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए स्टेडी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑल्सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू एनी यूनिफॉर्म मोशन। ये सेकंड लाइन आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहां पे एरिस्टोटल ने भी गलती कर दी थी। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू एनी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म चालू रखने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। आगे आप फोर्स के 2 पार्ट कर सकते हो, मींस फोर्स को आप 2 सेगमेंट में देख सकते हो। देखिए, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें कांटेक्ट करना पड़ता है, इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि आपको किसी टेबल को हटाना है तो आपको उसका कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको पेन के ऊपर फोर्स लगाना है, आपको लिखने के लिए पेन के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, तो आपको पेन को पकड़ना पड़ेगा, राइट। आपको साइकिल चलानी है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारे फोर्स हैं वो कांटेक्ट फोर्स हैं, इसमें कांटेक्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसे फोर्स है जिसमें बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 2 मैग्नेट को आप पास लाइए,
इन दोनों के बीच में कांटेक्ट ना होने के बावजूद भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी लग रहा है, लेकिन वो लगेगा इवन विदाउट एनी कांटेक्ट, है कि नहीं। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे से छोड़ दीजिए, वो नीचे जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स कैसे लग रहा है? अर्थ क्या कोई अपना हाथ निकाल के बॉल को खींचती है क्या, ऑब्जेक्ट को खींचती है क्या नीचे? नहीं, बिना किसी कांटेक्ट के भी अर्थ उसे अपनी ओर खींच रही है। तो ये जो फोर्स है ना, इसको कहते हैं फील्ड फोर्स, समझ रहे हो। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है, और वो भी बिना कांटेक्ट के, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक तरह से फील्ड फोर्स है। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स, वो भी एक फील्ड फोर्स है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी एक फील्ड फोर्स है, ठीक है। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स दो तरह के होते हैं, एक है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में फोर्स बाय हैंड या फिर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन में कांटेक्ट करना जरूरी है ना, तभी तो फ्रिक्शन होता है। फिर फील्ड फोर्स, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाता है इसमें, राइट। अब देखते हैं टॉपिक 5.2, एरिस्टोटल्स फॉलेसी। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था, एक थिंकर था, और ये बात है कुछ 384 बिफोर क्राइस्ट की। तो तब डे टू डे ऑब्जर्वेशन करके एरिस्टोटल ने कुछ लॉज दिए थे। वैसे ये सारे लॉज आज तो गलत साबित हो चुके हैं। इसमें से एक लॉ एरिस्टोटल ने ऐसे दिया था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, कि भाई किसी भी बॉडी को अगर मोशन में कंटिन्यू रखना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। ये बात वैसे तो डे टू डे लाइफ को देखते हुए हमें भी आज भी सही लगती है। जैसे कि आगे ही मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया साइकिल वाला, उसमें आपको पता है कि अगर साइकिल की मोशन आपको कंटिन्यू रखनी है तो आपको उसमें पेडल मारते रहने पड़ते हैं, यानी कि आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ता है, ठीक है। यही बात आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हो। एक ट्रेन मोशन में आ गई, फिर उसको अपनी मोशन चालू रखने के लिए इंजन शुरू रखना पड़ता है, इंजन से उसमें कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। एक एरोप्लेन एक बार उड़ना शुरू हो जाए, फिर उसे अपनी मोशन कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यूसली इंजन चालू रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि फिर इंजन बंद कर दो तो वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो डे टू डे लाइफ में तो ये बात सही दिख रही है, ये जो एरिस्टोटल ने बात लिखी है वो सही दिख रही है। तो फिर एरिस्टोटल गलत कहाँ था? बात यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसे एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स महसूस होता है। अगर सॉलिड है तो उसको फ्रिक्शन महसूस होता है, जो कि रेजिस्टिव फोर्स है। और अगर कोई फ्लूइड मोशन में है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस दोनों इसमें आ जाते हैं, तो यानी कि अगर कोई लिक्विड या कोई गैस मोशन में है तो उसे जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, जब वो मोशन में होता है तो उसे एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स महसूस होता है। ये जो रेजिस्टिव फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दरअसल इस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट यूज होता है, ना कि हमारा फोर्स है उससे मोशन कंटिन्यू रहती है। नहीं, हमारे फोर्स से मोशन कंटिन्यू नहीं रहती। मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए दरअसल कोई फोर्स चाहिए ही नहीं, लेकिन ये जो रेजिस्टिव फोर्स लगते हैं उसे बैलेंस करने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जरा हम ये नोट डाउन कर लें कि रेजिस्टिव फोर्स किस तरह के होते हैं। ये देखिए, रेजिस्टिव फोर्स फॉर सॉलिड इज फ्रिक्शन एंड फॉर फ्लूइड्स इज विस्कस फोर्स। देखिए, फ्लूइड को याद रखना, इसमें लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों को जो फोर्स लगता है रेजिस्टिव फोर्स, वो है विस्कस फोर्स। तो हमारी बात यह हो रही थी कि इस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, वरना दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन करनी है तो उसे कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर आपको रियलाइज करनी है तो आपको एक ऐसा वर्ल्ड सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे किसी भी तरह का रेजिस्टिव फोर्स ना लगता हो, और यही काम किया दरअसल गैलीलियो ने, और उसी वजह से गैलीलियो ने लॉ ऑफ
इनर्शिया दिया। अब देखते हैं टॉपिक 5.3 लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें गैलीलियो ने एक स्मार्ट काम ये किया कि उसने डे टू डे लाइफ में आइडियल सिचुएशन को सोचने की कोशिश की। देखिए, गैलीलियो ने बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, 2 फेमस एक्सपेरिमेंट हैं, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। यह है गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें गैलीलियो ने क्या किया कि एक स्लोप पे बॉल को ऐसे रिलीज किया। ऑब्वियसली अगर आप बॉल को रिलीज करते हो तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि बॉल यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन है। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस तरह से स्लोप पे बॉल को इसने धकेला, ऊपर की ओर धकेला, तो ऑब्वियसली इसमें स्पीड कम होती जाएगी। तो गैलीलियो ने देखा कि इसमें डी एक्सेलेरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। और तीसरी सिचुएशन में उसने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया और उसमें बॉल को रिलीज किया, बॉल को धक्का मारा, तो उसमें इन दोनों से अलग ही सिचुएशन देखने को मिली। मींस के अगर बॉल स्लोप उतर रहा है तो उसमें एक्सेलेरेशन है, अगर स्लोप चढ़ रहा है तो उसमें रिटार्डेशन है। इस पे से गैलीलियो ने एक स्मार्ट कंक्लूजन ये दिया कि अगर बॉल को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लुढ़काया जाए तो उसमें किसी तरह का एक्सेलेरेशन नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये स्लोप चढ़ रहा है ना तो ये स्लोप उतर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए। मींस के इसमें एक्सेलेरेशन 0 है, तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहना चाहिए, v इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए यहां पे गैलीलियो ने ऐसा एज्यूम किया कि अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस हो तो इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगा और तो v कांस्टेंट रहेगा। ये कंक्लूजन हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस must neither have acceleration nor have retardation, that is it should move with constant velocity। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस है, देखिए डे टू डे लाइफ में हमें फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं मिलती, लेकिन गैलीलियो ने यहां पे उसे एज्यूम कर लिया कि अगर ये फ्रिक्शनलेस होता तो इसमें इसका कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ही मूव करता रहता। इसके अलावा गैलीलियो ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो भी देखते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो ने ऐसे सरफेस के दोनों साइड स्लोप रखे। अब देख रहे हो यहां भी स्लोप है और यहां भी स्लोप है, और यहां से गैलीलियो ने बॉल को रिलीज किया तो उसने देखा कि बॉल ऐसे सरफेस से पास होके सामने के स्लोप पे ऊपर की ओर चढ़ता है और इन दोनों की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो हाइट है दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी कि जहां से आपने बॉल को रिलीज किया है वहां पे उसकी जो हाइट थी ऑलमोस्ट उतनी हाइट दूसरी ओर भी ये बॉल ले लेता है। इतना ही नहीं, यहां पे देखिए इस फिगर में गैलीलियो ने दूसरी साइड जो स्लोप है उसे थोड़ा कम कर दिया। देख रहे हो आप, यहां पे ये जो स्लोप है थोड़ा सा कम कर दिया, तो ऐसे में दूसरी साइड पे बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करके वापस उतनी ही हाइट अचीव कर लेता है, ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट अचीव कर लेता है। प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो ये हाइट थोड़ी सी कम रही होगी दोनों साइड में, लेकिन कभी ज्यादा नहीं होती। दूसरी साइड पे हाइट कभी ज्यादा तो नहीं होती है, राइट। तो इस पे से गैलीलियो ने कंक्लूड ये किया कि अगर हम स्लोप कम करते जाएं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जाएगा, और अगर हम स्लोप 0 ही कर दें, यानी कि ऐसे ही प्लेन सरफेस कर दें, तो आइडियली स्पीकिंग बॉल जो है वो इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे स्लोप 0 हो गया तो कभी भी बॉल ये हाइट वापस ले नहीं पाएगा, इसलिए वो इनफाइनाइट तक ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। बट इन प्रैक्टिस आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता, ये बॉल कभी भी इनफाइनाइट तक जा नहीं सकता, ये थोड़ी देर में रुक जाएगा। इस पे से गैलीलियो ने एक बड़ा ही स्मार्ट कंक्लूजन दिया। उसने ये कहा कि ये बॉल दरअसल जाना चाहिए था इनफाइनाइट तक, लेकिन नहीं जा रहा क्योंकि बॉल को एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, और ये अपोजिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। ये कंक्लूजन भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। देखिए
इस तरह से। इन प्रैक्टिस मूविंग ऑब्जेक्ट फेसेस एन अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड। देखिए ये कंक्लूजन भी कितना अच्छा है। मीन्स उस टाइम पे गैलीलियो ने ये भी कंक्लूड कर लिया कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड। आप चाहे कुछ भी कर लो, फ्रिक्शन टोटली एलिमिनेट नहीं होगा। फ्रिक्शन कम हो सकता है लेकिन फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात भी गैलीलियो ने उस वक्त कंक्लूड कर ली थी। इसके बाद कुछ और भी कंक्लूजन्स है जो कि देखने लायक है। देखिए गैलीलियो ने यह समझाया कि ये सही है कि डे टू डे लाइफ में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेट फोर्स। ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। नेट फोर्स यानी कि एक तरह से कहें तो रिजल्टेंट फोर्स, राइट, रिजल्टेंट फोर्स। पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट साइड में सपोज के 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसी वक्त यहां पे पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो राइट साइड में रहेगा, राइट। और ये जो नेट फोर्स है वो आप जानते हो कि 5 - 2 यानी कि 3 न्यूटन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये दरअसल नेट फोर्स है। तो गैलीलियो ने यह समझाया कि जब आप इस तरह से किसी प्लेन सरफेस के ऊपर किसी बॉल को ऐसे रोल कर देते हो, ऐसे धक्का मार देते हो, तो वो रुक जाता है, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर बॉल इस तरफ मोशन में है तो उसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। ये फ्रिक्शन या कहें कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई इसकी मोशन धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, ये रुक जाएगा। अगर आपको इसको यूनिफॉर्म मोशन करवाते रहना है तो फिर आपको ऑब्वियसली आगे की ओर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स जितना ही रखना पड़ेगा, तब जाके आप इसकी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहां पे समझिए कि यहां पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ये तो जीरो हो जाएगा ना, यानी कि इसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, तो फिर इसका v जो है वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस मोशन में इसकी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने के लिए नेट फोर्स तो जीरो ही है, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही है। जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है वो दरअसल फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ रहा है, या फिर कहें कि फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए लगाना पड़ रहा है। ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दरअसल इसकी मोशन को कंटिन्यू नहीं कर रहा। मोशन तो वैसे ही कंटिन्यू होना चाहती है लेकिन फ्रिक्शन उसे रोक रहा था, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा के ये फ्रिक्शन कैंसिल करना पड़ता है। इतना स्मार्ट कंक्लूजन उस टाइम में गैलीलियो ने दिया था। ये कंक्लूजन भी हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू एन यूनिफॉर्म मोशन। समझिए, यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने के लिए कोई भी नेट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन है तो, लेकिन नेट फोर्स जीरो रहेगा। और अगर फ्रिक्शन भी नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के दोनों कंक्लूजन से एक लॉ दिया गैलीलियो ने जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है देखते हैं। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ द नेट फोर्स इज जीरो, a body at rest continues to remain at rest and a body in motion continues to move with a uniform velocity. This property of a body is called as inertia. आप समझे ये बात? अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जैसे कि हमने यहां पे लेफ्ट साइड में दिखाया, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये अगर स्टेडी पड़ा है तो स्टेडी रहेगा, और अगर ये मूविंग है, मूव कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होता रहेगा।
इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं इनर्शिया, राइट। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, ये समझने लायक बात है। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, मीन्स इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट any changes. Any body does not change its state of motion unless external force compels to. समझिए बात को, ये रेजिस्टेंस टू चेंज को समझिए। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी पड़ा है तो वो एक स्टेट ऑफ मोशन हुआ, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन हुआ, राइट। ये दोनों, इन दोनों को स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। लेकिन बात यह है कि इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती। ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करने देना चाहती। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी मोशन के स्टेट में है तो वो स्टेडी में रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करना चाहता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में नहीं आना चाहता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में है तो वो स्टेडी स्टेट में नहीं आना चाहता। समझ रहे हो? अगर आप उसे चेंज करने की कोशिश करते हो, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश करते हो, तो उसको वो रजिस्ट करता है। इसी को कहते हैं इनर्शिया। समझ में आया? मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं, समझिए। सपोज कि एक बड़ा सा गोल पत्थर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा गोल पत्थर पड़ा हुआ है, और उसको आप धक्का मारने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपोज कर रहा है कि नहीं? ऐसा हम कभी सोचते नहीं, लेकिन अब सोचिए आप जब उसे धक्का मारते हो तो आप फोर्स लगाते हो, फिर भी वो हिल नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपोजिट फोर्स आपको लगा रहा है, यानी कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करने देना चाह रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करने देना चाह रहा, वो उसे अपोज कर रहा है। हाँ, अगर आप उसे फोर्स लगाओ, अच्छा सा फोर्स लगाओ, तभी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। अच्छा, अब इससे अपोजिट बात, सपोज कि यही पत्थर किसी ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश करते हो, क्या होगा समझिए? आपके ऊपर से चला जाएगा, और क्या होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ढलान से लुढ़क रहा है, तो या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या तो फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। मींस के वो रेस्ट पे नहीं है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो मूविंग है, राइट। और आप उसे रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको अपोज करेगा। हाँ, अगर आप बड़ा सा जेसीबी लाके उसे फोर्स लगा दो तो शायद रुक सकता है। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन अगर आपको चेंज करना है तो आपको बड़ा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ऑब्जेक्ट की कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रहने देना चाहता है, उसी को कहते हैं इनर्शिया। इस इनर्शिया की वजह से ही हम बड़े बड़े सैटेलाइट्स बहुत दूर तक छोड़ पाए। इवन आप समझिए कि प्लूटो से भी बाहर तक अब तक सैटेलाइट चले गए हैं। सोचिए आप, सोलर सिस्टम से बाहर तक सैटेलाइट चले गया है। क्योंकि देखिए, जब आप स्पेस में किसी सैटेलाइट को फेंकते हो तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या आ जाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला स्टेट ऑफ मोशन आ जाता है। अब वहां पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि वो अर्थ से दूर है, सन से भी दूर है, राइट। तो ऐसे में वो उसी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ता जाता है, और इस तरह से वो कितने ही किलोमीटर दूर तक चलाया जाता है। अब तक प्लूटो से भी दूर हम जा चुके इस तरह के सैटेलाइट से। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ इनर्शिया से गैलीलियो ने मोशन को कितना अच्छे से समझाया। दरअसल ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, इसी को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तौर पे लिया। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ मैं बता दूं आपको कि इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो।